Hello everyone, welcome to the test 1 discussion of polity and current affairs. So we'll start with the first question. With reference to the preamble of the constitution, consider the following. It says source of authority, date of adoption, objective, nature of Indian state. Question says how many of the above mentioned components are provided by the preamble of the constitution. तो इनमें से कौन कौन से components preamble के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं. तो source, yes, source has been mentioned. Source क्या है? We the people. Date of adoption, everyone knows, it is given in the preamble. preamble में objectives भी आपको दिए गए हैं constitution के. preamble में nature भी दिया हुआ है आपको इंडियन स्टेट का. सो हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4. तो ऊपर हम देखते हैं चारों चीजें क्या है प्रियम्बल में दी हुई है. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ऑल 4. ठीक है. सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट. मतलब सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद आखिरी में क्या हुआ. चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट. यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. अब इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको डेट डायरेक्टली याद नहीं है, फिर भी हम एक लॉजिकल क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना. सबसे पहले हमारा क्या हुआ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट की है. ठीक, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी. उसके बाद हमारा क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो अगर हमें सिर्फ एक चीज पता है कि सबसे पहले क्या हुआ है, तो हम देखेंगे ऑप्शंस में 4 किसमें सबसे पहले आ रहा है. यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हटा देंगे, मतलब दिस 1 इज गॉन. यहाँ पर 3 है, इसका मतलब डी इज गॉन. हमारे पास क्या बचा? 2 ऑप्शन बचा, बी और सी, जिसमें 4 सबसे पहले आ रहा है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट इज आर फर्स्ट क्रोनोलॉजी. तो इन दोनों ऑप्शंस में से ही एक आपका आंसर होना है. तो हम इन दोनों के बाद देखते हैं दूसरा क्या है. दूसरा क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट. ठीक, तो दोनों में सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट. सो बोथ आर इक्वली रिलेवेंट. अब थर्ड और सेकंड और थर्ड को चेक करना है. ड्राफ्टिंग कमेटी के अपॉइंटमेंट के बाद क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और एनेक्ट हुआ अपना 1949 में. कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1950. Okay, so here our correct option will be B, because Constitutional Assembly first met. ठीक, उसके बाद अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड 1949, 26 नवंबर 1949. उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगेन वी विल हैव आर करेक्ट ऑप्शन एज बी. ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली हमें डेट अगर याद नहीं भी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्मार्टली एंड लॉजिकली थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड नहीं है? ठीक, तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये दिया हुआ है. ठीक, तो ये है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. तो ये तो दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, इसको काट देंगे. टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, ये नहीं दिया हुआ है. सो दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कंपोजिट कल्चर, ये दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में. सो दिस विल नॉट बी आर आंसर. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्ज्योर वायलेंस, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नॉट. ठीक, तो आंसर हमारा क्या है? बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग. सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इसमें अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता हो तो आप किसको कैसे सोचेंगे? सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या? Socio-economic planning is related to health, education, employment. Okay, so इस तरीके के स्कीम्स आपने सुने होंगे ना कि both state government and both union government makes these things. So again, this is in the concurrent list. Next question, which of the following is not a feature? Not a feature, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े यहाँ पर एक हाईलाइट कर ले, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है,
फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा एक फीचर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बिल्कुल फीचर है, तो मतलब ये आपका आंसर नहीं है। पावर्स हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये भी फेडरलिज्म का फीचर है, पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियरली डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ नॉट अ फीचर पूछा हुआ है। स्टेट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि हमारे सारे स्टेट्स जितने हैं सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, तो अगेन ये भी सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट नॉट अ फीचर, अब ये हमारा क्या होगा आंसर, सही होगा क्योंकि ये एक फीचर नहीं है हमारा। हमारा जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का मॉडल है, वो एग्रीमेंट के कारण नहीं आया है स्टेट्स के अंदर, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो वेरी क्लियरली डी इज द राइट आंसर विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक, we'll move to the next question. Who among the following have been given the power by the Indian Constitution to impose reasonable restrictions on fundamental right? So fundamental right पे हमारे जो reasonable restrictions डाले जा सकते हैं either through law or through constitutional amendment. This can be done by this can be done by parliament. Clear? This is a very simple, very easy question कि constitution में फंडामेंटल राइट्स जो आपके दिए हुए हैं उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन? तो राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। वेरी गुड, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Now let's see the second statement. Article 21A was inserted in the Indian Constitution by 86th Constitutional Amendment Act 2004. So this fact is correct. 86th Constitutional Amendment Act is correct, but here 2004 is not correct. Here you have 2002. So हमारा second statement क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है. Only one will be the answer. Getting my point? सो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि आपको जो बेसिक प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो सेवेंथ का आंसर ए। इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन डाल सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कौन कर सकता है? अगेन पार्लियामेंट थ्रू अ constitutional amendment process. ठीक है, so this is again a conceptual question. It is a very easy question if you have read the basics. Ninth question is there. A bill for the purpose of creating a new state. न्यू स्टेट बनाने के लिए अगर बिल पास करना हुआ तो वो किस मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा? दिस इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात की जा रही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ये क्लियरली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, which provision of fundamental right is directly related to the exploitation of children? So here answer will be article 24. I'll suggest you कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजंस, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। Moving to the next question, again see, we'll have again an article question. Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? Again here you have answer as article 51. इसको इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन लगा सकते थे, ये तो होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और आर्टिकल 51 यू मस्ट हैव रेड डीपीएसपी, डीपीएससी में आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो दिस इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां भी आपको नाम आ जाए ना, वहां पर आपको सीधे दिमाग में रिकॉल करना है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही यही होता है बेसिक कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब हम ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कौन से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के डेफिनेशन में फिट कर रहा है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। इन द गवर्नमेंट मतलब सरकार में सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं,
ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो सरकार है वो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन है, लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट मतलब executive is responsible to the legislature and can be removed by it. Very good, this is a clear cut definition of parliamentary system, hence this is a correct answer. अब हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन हम दूसरे स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, दिस कैन हैपन इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑल्सो, सो दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का स्पेशलाइज्ड फीचर। Government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before, so this is again a wrong statement। जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और टू द पॉइंट आंसर है वो, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगेन 12th का आंसर है बी। With reference to the Constitution of India, consider the following statement. Constitution of India was adopted by the Constitutional Assembly on 26 November 1949. Correct? All the provisions of the Constitution of India came into force only on 26 January 1950. No, this is not correct. Some provisions like citizenship came into effect on 26 January 1949. So, all provisions only, so this statement goes wrong क्योंकि सारे provisions 26 जनवरी को नहीं आए थे। सो ये चीज भी आपको लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे सिटीजनशिप चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये वाला हमारा सही है, तो आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड देयर कंटेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, तो ये बिल्कुल गलत, आपको शेड्यूल बिल्कुल पता होनी चाहिए 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल में क्या क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में ऑब्वियसली ओथ नहीं है, ठीक है, ये कट गया। थर्ड शेड्यूल allocation of seats in the council of states, again this is wrong, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल provision related to the administration of scheduled area and scheduled tribe, this is correct। ninth schedule provision related to the administration of tribal areas, no, this is sixth schedule, but here it is written ninth schedule, so this is also wrong। so हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये थर्ड वाला सही है। तो अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, एक, ओनली 1। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन एट द फर्स्ट इंस्टेंस लुक्स वेरी टफ, है ना, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन है। बट अगेन अगर अगर आपको बेसिक फैक्ट्स पता है, लाइक बेसिक शेड्यूल्स में क्या क्या है ये आपको पता है, तो यू कैन इजिली पिक आउट द आंसर, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, बोरोड फ्रॉम एंड फीचर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, नो इट इज रॉन्ग, आयरिश डीपीएसपी है, ठीक। तो आयरिश अगर डीपीएसपी है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। यूएसए फंडामेंटल राइट इज करेक्ट ऑप्शन, कनाडा क्वासी फेडरलिज्म, दीज टू आर करेक्ट। सो अगेन यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, सो अगेन हियर ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच, बिकॉज ये आयरिश वाला और ये, सिंस आयरिश यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है तो ये गलत हो गया, और आयरिश का यहाँ डीपीएसपी है तो ऑब्वियसली यूएसएसआर का डीपीएसपी नहीं हो सकता, तो ये क्लियरली ये 2 गलत है। सिर्फ सही क्या है, ये 2 सही है, इसलिए हमारे क्या है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। सो हमें इस तरीके से एलिमिनेट करके अप्रोच करना है अगर हमें एग्जैक्टली चीजें याद ना भी हो। सो we'll move to the next question again। similarly here pairs are given, equal justice and free legal aid, article 36 of the constitution, no it's 39A, okay। अगेन डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज करेक्ट। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अगेन हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट हियर, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, सो दिस इज आर्टिकल 39A। So question number 17th, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in, so this provision is very clearly made in fundamental duty। Moving to the next question, federalism in India is based on the pattern of Canada। See, I have
given this question so that you could have solved this question easily. अगर आपको ये क्वासी फेडरलिज्म यहाँ नहीं भी पता है तो भी आप एटलीस्ट यहाँ से इस क्वेश्चन को देख के वापस से जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही कर सकते थे. तो फेडरलिज्म का मॉडल जो इंडिया में है, इट इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ कनाडा. Moving to the next question, question number 19. Which of the following is the most appropriate meaning of secular? Most appropriate है ना, सबसे ज्यादा appropriate कौन सा मीनिंग है सेक्युलर का जो हमारे प्रेम्बल में enshrined है. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. There is no religion of the state. People of India have religious freedom. Religion is a private affair of the individual. India accommodates all religion. अब आप यहां देखेंगे कि आपको चारों ऑप्शंस है ना सही लग रहे होंगे. देर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. पीपल ऑफ इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी सही बात है. रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर्स, ये भी सही बात है. इंडिया अकोमोडेट्स ऑल रिलीजन, ये भी सही बात है. लेकिन इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है सेक्युलर का जो हमारे प्रियम्बल में एंश्राइंड है? तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर और सबसे ब्रॉड आंसर क्या होगा? इंडिया अकोमोडेट्स ऑल रिलीजन. दिस इज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विच इंडिया फॉलोज. India accommodates all religion. So most appropriate answer will be D. Hope you have got this point. So moving to the next question, 20. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? Very easy, DPSP. Next question, which of the following is described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution of India? Heart and soul of the Constitution of India is described by Ambedkar as right to constitutional remedies, article 32. Which of the following statement best reflects the chief purpose of constitution of a country? किसी भी कंट्री का चीफ पर्पस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है? इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, है ना. देखते हैं. इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट, ठीक है. It defines and limits the power of the government, ठीक है. It secures social justice, social equality and social security. अब हम यहां देखते हैं फिर से क्वेश्चन को एक बार. चीफ पर्पस रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन होता ही क्यों है? सबसे पहली बात, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि वो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर, इन सब लिमिट्स, इन सब चीजों को डिफाइन करता है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी. बाकी सारी चीजें तो आपको इंडिविजुअल प्रोविजंस के द्वारा दी ही गई हैं, है ना. पार्लियामेंट होगा तो वहां लॉ बनेगी, है ना. बट पार्लियामेंट एज अ इंस्टीट्यूशन कौन बना रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, ठीक. तो दिस इज ऑब्वियसली अ पार्ट, बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर और लिमिट को डिफाइन करता है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी. अगेन सिमिलर क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हो उसका क्या मतलब है ना. मीन्स अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर हो, है ना. तो ये ऑप्शन गलत. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, नो, दैट इज नॉट कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर, ऐसा नहीं है. अगेन यहाँ नॉमिनल रियल पावर दो अलग अलग ऑप्शंस बन गए, तो ये दो बी और सी को तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है. और यहाँ विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, जरूरी थोड़े ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो तो फेडरल स्ट्रक्चर भी हो, है ना. फेडरल स्ट्रक्चर बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है बट स्टिल दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. लेट्स सी ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कंडीशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स से लिमिटेड है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ क्लियरली हमको बिल्कुल बेसिक्स पे जाके सोचना है चीजों को और हम आंसर तक पहुंच सकते हैं आराम से. Question number 24. Which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Again, कौन सा ऐसा फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं. द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी सेफ गार्डेड, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज, ये तो है ही है, ये सही है.
द यूनियन एग्जीक्यूटिव हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है। तो सरकार में क्या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से? मतलब हमारे स्टेट से? नॉट नेसेसरी। स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, यू आर नॉट, यू डोंट, लाइक यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो अभी अगर एनडीए की गवर्नमेंट है तो कि केरला में जो पार्टीज हैं या केरला के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और मे बी यू कैन से तमिलनाडु की पार्टीज हैं, डीएमके है, दे आर नॉट पार्ट। तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव्स जरूरी नहीं है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट में हो सकते हैं, लेजिस्लेचर में हो सकते हैं, बट एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज व्हाट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे कंस्टिट्यूएंट्स, सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हो, तो ये ऑप्शन गलत। यूनियन की जो कैबिनेट है कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, नहीं, इलेक्ट बिल्कुल गलत। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये फेडरल कैरेक्टर बता रहा है क्या? नहीं। तो फेडरल कैरेक्टर क्या बता रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी सेफ गार्डेड। अगर आप ये लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फेडरल फीचर्स में यू विल गेट दिस पॉइंट कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर. So hope you are clear with this particular question. We will move to the next question, 25th. Mind makers of the Indian Constitution is reflected in which of the following? Very easy. Preamble. Which one of the following objectives is not? तो जैसे not देखा यहाँ पर एक हाईलाइट कर लेंगे जब भी हम पेपर पे सॉल्व करेंगे. Which of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? So preamble आपको बिल्कुल बाय हार्ट एक बार तो याद होना चाहिए क्या क्या फीचर्स है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, है ना? This thing you need to memorize, at least you must know. तो वहां पर हम देखेंगे कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इनकी बात करता है. तो इज नॉट बोला है ना. लिबर्टी ऑफ थॉट है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, ये हमारा ऑप्शन है. इकोनॉमिक लिबर्टी की प्रीएम्बल में बात नहीं की गई है और यहाँ पूछा गया है नॉट एम्बडीड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्लियर? So we'll move to the next question. Right to privacy is protected under which article of the Indian Constitution? This is Article 21, right to life. And this is right to privacy is a very important judgment in K.S. Puttaswamy judgment, where they have declared it as part of right to life. So this you have to know. 28th, in the context of India, which of the following इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? जो हमारे राइट्स है और ड्यूटीज है उनके बीच में करेक्ट कोरिलेशन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. राइट्स और ड्यूटीज आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक. राइट्स आर पर्सनल. राइट्स हमारे पर्सनल होते हैं, हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी ड्यूटीज. थोड़ा सा गलत लग रहा है, राइट्स तो हमारे पर्सनल है लेकिन सोसाइटी और ड्यूटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट रिलेशनशिप को नहीं दर्शा रहा है. करेक्ट रिलेशनशिप को ये दर्शा रहा है कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. बट हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार. राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ. इंडिपेंडेंट तो फिलहाल नहीं है, है ना. हमारे राइट्स जो हैं वो सोसाइटी और ड्यूटीज से बाउंड है, क्या उसके दायरे में रह के हमें अपने राइट्स को एंजॉय करना है. राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट. ये बोल रहा है कि राइट्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन. ये भी गलत बात. ड्यूटीज हम लाए इसीलिए ताकि हमारा पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, है ना. ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. बिल्कुल गलत बात. ठीक है. सिर्फ ड्यूटी से स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट नहीं आ सकती है. तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट. हेंस सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे करेक्ट रिलेशनशिप क्या बता रहा है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. आपने लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा भी होगा कि while enjoying the right people must be like citizens must be conscious about the duties. So rights और duties दोनों साथ साथ चलती हैं. ठीक. तो ये आंसर इसका ए है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29. इन जुडिशियल इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज. तो जुडिशियल रिव्यू का बेसिक मीनिंग क्या है ये बताना है. द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. जुडिशियरी अगर किसी भी लॉ या किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू. सो पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पर, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करते हैं.
द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ। ठीक है, जुडिशियरी अगर किसी विजडम ऑफ द लॉ को चेक करे तो वो जुडिशियल रिव्यू है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विजडम से उसको कोई लेना देना नहीं है। जुडिशियरी को सिर्फ ये मतलब है कि वो जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। आपका विजडम क्या है, आपने किस किस सोच के साथ बनाया है वो लॉ, जुडिशरी को उससे कोई लेना देना नहीं है अनटिल अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा हो। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव, ऑल सारे जितने भी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स हुए हैं, जितने भी लॉज पास हुए हैं, बिफोर द बिफोर दे आर असेंटेड टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत है ना। जुडिशरी का के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है जिसमें कि वो लेजिस्लेट मतलब कोई भी एक्ट पास हो और प्रेसिडेंट के एक्सेंट से पहले उस चीज को रिव्यू करे। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन अ सिमिलर और डिफरेंट केस, इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बेस्ट लाइक जुडिशियल रिव्यू का असली मीनिंग क्या है? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So we'll move to the next question. 30. In India, which of the following constitutional amendment is widely believed as mini constitution? Constitutional amendment is widely believed as mini constitution. 42nd Amendment 1976. Question number 31. Consider the following statement. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर सरकार लेके आ रही है या पार्लियामेंट में टेबल हो रहा है तो क्या उसके लिए पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो वन ऑप्शन गलत है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे देखेंगे अपने ऑप्शंस में कि वन गलत है तो वन को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। वन को एलिमिनेट कर दिया, वन को एलिमिनेट कर दिया, हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमें एक ऑप्शन गलत मिल गया, हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे तो हमें फाइनली आंसर अपना क्या मिल गया? 2 और 3। अब हम 2 और 3 को वापस से चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। वेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू गिव हिज एसेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. This is also correct. So again हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट जैसे ही हमने एलिमिनेट किया, हमें अपना आंसर मिल गया था बी और बी 2 और 3, और हमने वापस से चेक किया पढ़ के कंसेप्चुअली सही है कि नहीं सही है, तो बोथ आर करेक्ट। दैट मीन्स हम यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज कर करके अपने ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग ऑल द थिंग्स। मतलब जैसे ही आपको एक स्टेटमेंट गलत मिला, आप नीचे ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ठीक है, स्मार्टली करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप सही आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following categories of fundamental rights contain untouchability as a form of discrimination? अब अनटचेबिलिटी आर्टिकल आपने 17 पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल 17 किस राइट के अंदर आता है? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी कहाँ शुरू होता है? आर्टिकल 14 से 14, 15, 16, 17, 18, दीज 5 आर पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो अगेन 17 कहाँ आ गया राइट टू इक्वालिटी में? तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपीज आर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स? ठीक, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन को देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, एवरीवन नोज। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, दिस इज अगेन अ गांधीयन प्रिंसिपल। सो 1 और 2 हमें क्लियरली पता चली जाए कि दीज 2 डीपीएसपीज आर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो 1 और 2 हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। इन ऑप्शंस में हमें 1 और 2 कहीं मिल रहा है, यहाँ तो 1 ही नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसे हट गया। ठीक है, अब 2 सही है तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, 1 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी 2 नहीं है। 2 तो एटलीस्ट हमें पता है ना कि 2 प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, ये तो सही है, दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। अब हम यहाँ 2 देखेंगे किस किस ऑप्शन में, इन दो में 2 है ही नहीं तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, बचे ये 2। अब 1 भी सही है बिकॉज 1 इज ऑल्सो अ गांधीयन प्रिंसिपल। सो 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से पहला वाला सही है।
So, okay, so we'll see the next question. Which of the following are enshrined in the third schedule of the Constitution of India? थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से हैं? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिया हुआ है. पहला देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ये दिया हुआ है. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दिया हुआ है. फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं दिया हुआ है. फॉर्म्स ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये दिया हुआ है. अब हम ऑप्शंस को यहां देखते हैं. 1, 2 और यहां हमने देखा 1, 2 और 4 दिया हुआ है. तो 1, 2 और 4, सी इज द करेक्ट आंसर. So next question, which of the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship? Citizenship के लिए कौन provision बना सकता है? Again, citizenship के लिए provision only parliament can make. So option D is the correct answer. Question number 36. Citizenship Amendment Act falls under which of the following parts of the Constitution of India? So again, पार्ट्स भी आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपको पता होना चाहिए. पार्ट 2 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल? इंग्लिश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अदर्स आर रिकॉग्नाइज्ड. तो अगेन दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, बट हाँ, ये बेसिक चीजें ना आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए. जैसे ऊपर वाले केस में आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो किस पार्ट में पढ़ते हैं. पार्ट 2 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 5 to 11. Moving to the next question, 38. As per the provision of the Constitution of India, which of the following is correct? So we'll move to the next question. As per the provisions of the Constitution of India, which of the following is correct? Only Parliament has the power to legislate over a subject under the concurrent list. बिल्कुल गलत. कंकरेंट लिस्ट का मतलब ही यही है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही उन सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बना सकती है. तो सिर्फ पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल गलत. Both Parliament and state legislature have the power to legislate over a subject under the concurrent list. ये ऑप्शन सही है. ठीक. तो जैसे ही हमें है ना इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ऑप्शन सही मिल गया, हम आगे बढ़ जाएंगे ना. वी नीड एक बार बस कैजुअली पढ़ लेंगे थोड़ा सा, बट हाँ, अगर हम कन्विंस्ड हैं कि ये ऑप्शन सही है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, हम सेफली आगे मूव कर सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन, for question number 38, you have the correct answer B. Both Parliament and state legislature have the power to legislate over a subject under the concurrent list. Moving to the next question, the ideas and objectives outlined in the preamble of Indian Constitution has been further elaborated in. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स है ना, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये सारी चीजें आगे किन किन चैप्टर्स में एक्सप्लेन की गई हैं डिटेल में. तो हमारे क्या ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में सिर्फ की गई हैं? क्या ये सिर्फ डीपीएसपी में की गई हैं? एक ऑप्शन है नोवेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी नहीं की गई हैं. चैप्टर ऑन डीपीएसपी, फंडामेंटल एंड फंडामेंटल. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि जो भी हमारे प्रियम्बल में आइडियाज और ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उनको फर्दर एलैबोरेट किया गया है. कहाँ कहाँ? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, डीपीएसपी के चैप्टर में, फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी. This is again a factual question, very easy question. Reorganization of the state से ये related है. Which of the following was the mandate of Dhar Commission 1948? To study the classification of state? No. To recommend whether the state can be recognized on a linguistic basis? Correct. To study the center-state relation? Wrong. To examine whether Madras city can be transferred to Andhra? Wrong. ठीक है. So your correct answer will be B. Which institution releases the PLFS survey, periodic labor force survey? So again, it is a factual question. Newspaper में it comes regularly, so you must be knowing these things. So NSSO releases this periodic labor force survey. Moving to the next question, with reference to special category status, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू अ स्टेट इंक्लूड्स hilly and difficult terrain, low population density or sizable share of tribal population, strategic location along borders with neighboring countries. So this is also
a correct option. So which of the statements given above is are correct? So both of them are correct. So स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना चाहिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिजोल्यूशन पास करके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी होना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट आपको बैकग्राउंड बता रहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरा बेसिक क्राइटेरियाज क्या है। तो ये होपफुली आप वापस से जाके इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 43 we see with reference to X-ray polarimeter satellite XPOSat. Consider the following statement. XPOSat is India's first dedicated polarimeter mission to study various dynamics of a bright astronomical X-ray source in extreme conditions. First, this is a very important news. So this is a correct statement. The mission will help in understanding the emission process from astronomical sources. ऑब्वियसली अगर ये कोई बहुत बड़ा मिशन है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट को आप अगर पढ़ेंगे तो दिस इज लाइक विल हेल्प, मिशन विल हेल्प, है ना। तो लैंग्वेज को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, तो दिस इज करेक्ट। और ये चीज़ तो फैक्चुअल है, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द ऑप्शन इज सी। ओके, सो we'll move to the next question. Which country has recently launched one province, one policy to tackle financial risk? The answer is China. This is again a factual question. ये आप अगर पढ़ोगे मैगजीन या न्यूज़पेपर तो you will find these things. Which of the following statement, question number 45, which of the following statement is correct regarding the Panchayat Development Index? Panchayat, number one is Panchayat Development Index is a comprehensive tool to assess and monitor the development progress of पंचायत across the country. So अब ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ये बता रहा है क्या कि comprehensive tool है to assess and monitor the development progress of पंचायत across. तो इस पहले स्टेटमेंट में आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. Second is it is an initiative of नीति आयोग. No, it is not an initiative of नीति आयोग, it is an initiative of Ministry of पंचायती राज. तो यहां पर थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है करंट अफेयर्स की, कि एक्चुअली ये जो इंडेक्स है, खासकर कि इस तरीके के जो इंडेक्स आते हैं ना, इंडेक्स एंड स्पेशली रिलेटेड टू एसडीजी एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको थोड़ा सा कॉशियसली उसको अच्छे से पढ़ना है कि कौन रिलीज कर रहा है, बेसिक क्या क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव नीति आयोग का नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. JT60SA is a joint initiative between European Union and Japan and it is associated with nuclear reactor. आप इसको गूगल करके वापस से पढ़ेंगे, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, and then you can read more about this particular news item. Again, which of the following pairs of places in the news and the respective countries are correctly matched? Khan Yunis is in Palestine, very much in news. Haifa is in Israel, very good. Kherson is in Ukraine. So all the three are correctly matched. 48. Which of the following statement is correct regarding the Zonal Council of India? Prime Minister is the chairman of Zonal Council. No, Home Minister is the chairman of Zonal Council. So pehla statement is wrong. 4 states under the Eastern Zonal Council are Bihar, Jharkhand, West Bengal and Odisha. This is a correct statement. So only 2 is the right answer here. Daniel Barenboim recently won which award for fostering harmony in the Middle East, especially the Israel-Palestine conflict? This is Indira Gandhi Peace Prize 2023. So यहाँ पर भी अगर आप कोई अवार्ड पढ़ रहे हैं तो सीधे आप नाम और अवार्ड याद ना करें, आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करें कि उन्होंने स्पेशली क्या काम किया है. अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो आप एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है और क्या टेक्नोलॉजी है. थोड़ा सा वो रिसर्च करके आप पढ़ेंगे तो आपको एक लेयर अंदर की बात पता चलेगी करंट अफेयर्स में, जो अब बीपीएससी या नॉर्मल पीसीएस या यूपीएससी का टारगेट है. तो एक स्टेप अंदर जाके हमें जानना है कि हाँ किस चीज के लिए मिला है. तो अगेन 49 इज वेरी क्लियर, ए इज द आंसर. दिस इज लास्ट क्वेश्चन 50th. Which city was the host for first Indian Art, Architecture and Design Biennial 2023? So this was
B, New Delhi. So here we have discussed all the 50 questions. We have seen that how to approach these questions. Hope you have enjoyed this particular test. In case you have any doubts and concerns with your preparation, you can always connect with us at our Telegram channel and the given numbers there. Thank you, and we'll see you in the next test discussion.